Okay, let's begin with essay 570 now. Let me quickly check if we are recording. Yes, हाँ जी. All right, essay 570 है बेटा गोइंग कंसर्न के ऊपर. तो चलिए अब इस essay को डिस्कस करते हैं. इस essay को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ. आई एम श्योर आप सभी को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है. आप सभी को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कौन करता है. मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की. तो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले ये असेस करने की जरूरत है कि क्या मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में, या गोइंग कंसर्न का अजम्पशन आप यूज नहीं कर सकते. देखो, अगर एंटिटी आगे आने वाले 12 महीने में, दैट इज फोर्सिबल फ्यूचर में, अगर लग रहा है कि बंद हो गई, बंद हो जाएगी, तो आप गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज नहीं कर सकते. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से पहले मैनेजमेंट को यह असेस करना पड़ेगा कि क्या गोइंग कंसर्न के अजम्पशन को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएं, या गोइंग कंसर्न का अजम्पशन आप यूज नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आप गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज करते हो तो आप जैसे जनरल पर्पस अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे. लेकिन अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न को यूज नहीं कर सकती, इस अजम्पशन को यूज नहीं कर सकती, तो आपको रियलाइजेशन बेस्ड अकाउंटिंग करनी पड़ेगी. मतलब सब चीजें आपको किस पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, आपको एमआरपी पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. तो रियलाइजेशन बेस्ड अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. तो ये तो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले ही देखना पड़ेगा कि भाई गोइंग कंसर्न को यूज करना चाहिए, इस अजम्पशन को यूज करना चाहिए कि इस अजम्पशन को यूज नहीं करना चाहिए. क्योंकि क्योंकि अगर आप इस अजम्पशन को यूज नहीं कर सकते तो फिर आपको रियलाइजेशन बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे. ओके. तो मैडम ये तो काम किसका है, मैनेजमेंट का काम है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने का काम मैनेजमेंट का है. मैनेजमेंट को ये देखना है कि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज करें या ना करें. ऑडिटर का क्या रोल है बेटा, ऑडिटर का रोल है ये देखना, ऑडिटर का काम है ये देखना कि मैनेजमेंट अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं. ऑडिटर को ये देखना है कि मैनेजमेंट ने अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज किया है तो क्या ये अजम्पशन यूज करना यहाँ पे अप्रोप्रिएट था कि नहीं. ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि मैनेजमेंट ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज किया है, क्या ये अप्रोप्रिएट है. तो ऑडिटर का काम है चेक करना कि मैनेजमेंट ने जो अपना काम किया है वो ठीक से किया है कि नहीं किया. चलिए जी, तो ऐसे 570 पे आते हैं. ऐसे 570 में आप क्या पढ़ने वाले हो, आप ये पढ़ने वाले हो ऑडिटर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब ऑडिटर ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ऑडिटर की गोइंग कंसर्न को लेकर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका क्या इंप्लीकेशन ऑडिटर की रिपोर्ट पे आने वाला है. ये गोइंग कंसर्न का क्या इंप्लीकेशन ऑडिट रिपोर्ट पे आएगा, ये ऐसे 570 आपको बताता है. ठीक है, तो चलिए ये क्या कहता है देखो. द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स मैनेजमेंट. आपने अभी भी मैंने आपको बताया था जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो उसी के पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले मैनेजमेंट को ये असेस करने की जरूरत है कि क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न के हिसाब से चल पाएगी. मतलब क्या एंटिटी आगे आने वाले फोर्सिएबल फ्यूचर में, दैट इज 12 महीनों में, क्या एंटिटी अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. उस हिसाब से असेसमेंट करके मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है. Management's assessment of entity's ability to continue as going concern involves making a judgment at a particular point in time about inherently uncertain future outcomes of events or condition. कहता है देखो, मैनेजमेंट असेसमेंट करता है कि क्या एंटिटी गोइंग कंसर्न के हिसाब से कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं. अब फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता. तो मैनेजमेंट क्या करता है, जजमेंट. मैनेजमेंट भी अपना जजमेंट यूज करता है और जज करता है कि क्या एंटिटी में इतनी एबिलिटी है कि एंटिटी 12 महीनों तक अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर पाएगी, अपने एसेट्स को यूज कर पाएगी, अपने लाइबिलिटीज को चुका पाएगी. क्या मैनेजमेंट भी क्या करेगा, अपना जजमेंट यूज करेगा. द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेलिवेंट टू दैट जजमेंट. तो क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स रेलिवेंट होते हैं जब मैनेजमेंट ये जजमेंट यूज कर, मैनेजमेंट जब ये जजमेंट करता है तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखता है. डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन. कितनी अनसर्टिनिटी है जो भी इवेंट या कंडीशंस, इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं उनकी, उनमें कितनी अनसर्टिनिटी होने की संभावना है, किसको आप ध्यान में रखोगे, मैनेजमेंट ध्यान में रखेगी.
एंटिटी के साइज को, कॉम्प्लेक्सिटी को, एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस को, सबको आप ध्यान में रखेंगे। जजमेंट अबाउट द फ्यूचर इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जो भी इंफॉर्मेशन अभी मैनेजमेंट के पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर के बारे में जज करते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस बेसिस पर आप जजमेंट करेंगे फ्यूचर की। आप एंटिटी के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखेंगे, एंड जो भी आउटकम होगा, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उनका रिजल्ट क्या रहेगा, उनकी अनसर्टिनिटीज को आप ध्यान में रख के जजमेंट करेंगे। डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ इवेंट और कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर आएंगे। सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मैंने आपको एक ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी बता दिया। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यह है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस यूज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न यूज किया है, क्या ये अप्रोप्रिएट है क्या, इसका सबूत ऑडिटर को ऑब्टेन करना है। और ऑडिटर को यह भी देखना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड, जो भी सबूत ऑडिटर ऑडिट में इकट्ठे करेगा, उसके बेसिस पर ऑडिटर ये भी कंक्लूड करेगा कि क्या कोई अनसर्टिनिटी है क्या, बड़ी बड़ी मटेरियल अनसर्टिनिटीज है क्या, जिससे गोइंग कंसर्न पे डाउट आ रहा है। तो ऑडिटर ऑडिट में जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा, उन बेसिस पर ऑडिटर ये भी कंक्लूड करेगा कि क्या कोई ऐसे मटेरियल बड़े बड़े अनसर्टिनिटीज हो रहे हैं क्या, या होंगे क्या, जिसकी वजह से हो सकता है एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाए। तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर के बेसिस पे ये कंक्लूजन देगा कि जो भी उसे सबूत मिले हैं ऑडिट प्रोसीजर्स को करके, क्या उसे ऐसा लग रहा है कि कोई अनसर्टिनिटी है, मटेरियल अनसर्टिनिटी है, कॉजिंग डाउट, जिससे डाउट पैदा हो रहा है एंटिटी के गोइंग कंसर्न के ऊपर। और ऑडिटर तीसरी चीज क्या है, रिपोर्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद एसेस। तो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटर के। ठीक है, तीन ऑब्जेक्टिव है। एक तो ऑडिटर को चेक करना है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न यूज किया तो वो अप्रोप्रिएट है क्या। ऑडिटर को जो भी सबूत मिले हैं ऑडिट में, उसके बेसिस पे वो कंक्लूड करेगा कि क्या गोइंग कंसर्न पे कोई डाउट आ रहा है क्या, कोई ऐसी मटेरियल बड़ी अनसर्टिनिटीज होने की संभावना है क्या। और तीसरा ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा इन अकॉर्डेंस विद दी एसेस। ठीक है जी, ओके। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3। तीनों ऑब्जेक्टिव के अराउंड ये ऐसे आपका चलने वाला है। सबसे पहले एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ा था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वही ये 2 पॉइंट ऊपर लिख दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आए तो वही है कि ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न यूज किया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंक्लूड करना सबूतों के बेसिस पे कि क्या कोई बड़ी अनसर्टिनिटीज है क्या, एग्जिस्ट करती है क्या, जिससे गोइंग कंसर्न पे डाउट आ सकता है। तो ये जो 2 चीजें ऑब्जेक्टिव की, यही 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखी हुई है। ठीक है जी, यहां पे आइएगा। तो पहला आपने क्या देखा था, ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को सबूत इकट्ठे करने हैं, ये देखना है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न यूज किया है, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज किया है, क्या ये अप्रोप्रिएट अजम्पशन है कि नहीं। क्या मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया है कि हाँ गोइंग कंसर्न को यूज किया है, इस अजम्पशन को यूज किया है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए ये जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज किया है, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसको लेकर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं, है ना। तो ऑडिटर क्या करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर एसए 315, ऑडिटर कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करता है। ऑडिटर देखता है कितनी रिस्क है, राइट, कितनी रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की, कितने। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में ये भी देखता है कि क्या कोई इवेंट्स कंडीशंस हैं क्या जो डाउट रेज कर रहे हैं ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। क्या कोई ऐसी घटनाएं हुई है, कोई ऐसी सिचुएशंस है, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिससे डाउट पैदा हो रहा है एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे। तो ऐसे 315 जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करता है कि इस एंटिटी में कितनी रिस्क है मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने की, ऑडिटर ये भी असेस करता है कि कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो डाउट रेज करते हैं ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो ऑडिटर क्या असेस करता है, देखो इन डूइंग सो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा। अब ऑडिटर को ये देखना है कि क्या कोई इवेंट्स हैं क्या जो डाउट रेज कर रहे हैं गोइंग कंसर्न पे। ठीक है, तो ऑडिटर क्या डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर ये देखेगा कि मैनेजमेंट ने क्या प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया है क्या ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैंने आपको ये चीज बताई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले मैनेजमेंट को ये असेस करना जरूरी है कि क्या उन्हें गोइंग कंसर्न यूज करना चाहिए, क्या इस अजम्पशन को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने चाहिए कि नहीं। तो पहले ही मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले ये चीज असेस करने की जरूरत है। तो ऑडिटर ये चेक करेगा, ऑडिटर ये चेक करेगा कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया कि नहीं किया, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न को लेके जो असेसमेंट करना चाहिए था वो किया कि नहीं किया।
तो इफ सच एन असेसमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड, अगर मैनेजमेंट ने ये असेसमेंट किया है तो ऑडिटर क्या करेगा, इस असेसमेंट को जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा और मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा कि आपने कोई ऐसे इवेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई किए हैं जो अकेले में या कलेक्टिवली डाउट रेज करे गोइंग कंसर्न पे, तो आप असेसमेंट को डिस्कस करोगे। हो सकता है मैनेजमेंट ने बिना असेस किए ही गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज कर दिया, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि भाई तुमने ये जो यूज किया है गोइंग कंसर्न बेसिस, ये किस बेसिस पे यूज किया है, तुमने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना दिया, किस बेसिस पे बनाया, तुमने तो कोई असेसमेंट नहीं की, तुमने तो ये देखा ही नहीं कि गोइंग कंसर्न यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने तो असेसमेंट किया ही नहीं, तो फिर किस बेसिस पे आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से बनाया है, किस बेसिस पे आपने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज की है, ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। और आप मैनेजमेंट से इंक्वायर भी करोगे ऐसे कोई इवेंट्स हुए हैं क्या जो कलेक्टिवली या इंडिविजुअली डाउट रेज करते हैं गोइंग कंसर्न पे। तो बेसिकली मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले ऑडिट, ओहो एक और शीट लेनी पड़ेगी, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए जी, ऑडिटर की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोइंग कंसर्न में ऑडिटर को क्या करना है। ऑडिटर को यह देखना है कि जो, एक मिनट, कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस यूज किया है अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न बेसिस अकाउंटिंग का यूज किया है, क्या इसको यूज करना अप्रोप्रिएट है। ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव है इस चीज को चेक करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर को कंक्लूड करना है। क्या कंक्लूड करना है, जो भी उसे ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं उसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करेगा क्या, कि कोई ऐसे इवेंट्स हैं क्या जो डाउट रेज करते हैं गोइंग कंसर्न के ऊपर, कुछ ऐसा ऑडिटर को ऑडिट में मिला है जिससे सबूत मिले हैं ऑडिटर को, ऐसी कोई चीज जो गोइंग कंसर्न पे डाउट पैदा कर रही है, तो ऑडिटर कंक्लूड करेगा। और तीसरी चीज ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का जो बेसिस यूज किया है अकाउंटिंग का वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ऑडिटर बेटा जब ऐसे 315 में, ऐसे 315 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करता है, आरएपी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो ऑडिटर ये भी असेस करता है, क्या क्या असेस करता है, कि गोइंग कंसर्न पे कोई डाउट आ रहा है क्या, ये भी असेस करता है। तो इसके लिए ऑडिटर क्या देखता है, इसके लिए ऑडिटर ये देखता है कि क्या मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया, क्या मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया। अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेते हो कि क्या असेसमेंट किया आपने, आपको कोई इवेंट्स के बारे में आइडेंटिफाई हुआ जो इंडिविजुअली कलेक्टिवली गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज कर रहे हैं। अगर मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं किया, नो असेसमेंट, तो फिर आप मैनेजमेंट से पूछते हो कि किस बेसिस पर आपने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को यूज किया। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये क्या कह रहा है, बेसिकली ये कह रहा है आप सबसे पहले ये देखते हो ना, आपका ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि गोइंग कंसर्न का जो बेसिस यूज हुआ है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो कहता है ऑडिटर ये देखता है क्या, ऐसे 315 में जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है तो आप ये देखते हो कि क्या मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया कि नहीं किया। मैनेजमेंट को जो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करना चाहिए था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से पहले, क्या वो असेसमेंट हुआ कि नहीं। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट देखें हम, सॉरी, ओके। अब ये कह रहा है ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो डाउट रेज करते हैं ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑडिटर को कंक्लूड करना है, जो भी सबूत उसे मिले हैं उन सबूतों के बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करेगा कि कोई ऐसे इवेंट्स हैं क्या, ऐसे कंडीशन है क्या जो डाउट रेज करते हैं गोइंग कंसर्न पे। आपने अभी 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 यहां पे पढ़ा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिटर, ऑडिटर क्या इतना स्लो हो गया है, ऑडिटर कंक्लूड करता है, जो भी उसे ऑडिट में सबूत मिले हैं उसके बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं क्या जो डाउट रेज करे गोइंग कंसर्न पे। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज करते हैं, ऐसे कौन से इवेंट्स हैं,
अरे यार, मैंने गलत शीट को डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसे कौन से इवेंट्स हैं जो गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट रेज करते हैं? तो कुछ इवेंट्स है बेटा फाइनेंशियल इवेंट्स, कुछ इवेंट्स है ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड कुछ इवेंट्स है अदर्स। ठीक है, तो ये क्या इवेंट्स है इनको हम देखते हैं। चलिए, फाइनेंशियल इवेंट्स, तो मुझे बताओ सारी बच्चे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाओ। लाइबिलिटी साइड में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हो? सबसे पहले लायबिलिटी, तो नेट लाइबिलिटी, नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स है, जैसे मान लो कंपनी की लाइबिलिटी पोजीशन या नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन बहुत ही खराब है, कंपनी अपने लाइबिलिटीज को कैसे चुकाएगी नहीं पता, तो पहले तो नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन खराब है या नेट लाइबिलिटी पोजीशन खराब है। फिक्स्ड टर्म बोरोइंग्स, अब मुझे बताओ लाइबिलिटी में और क्या आता है? बोरोइंग्स। तो कहता है कंपनी ने कुछ फिक्स्ड टर्म के बोरोइंग्स लिए हुए हैं जिनकी मैच्योरिटी डेट आ रही है और एंटिटी के पास कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं है कि कैसे रीपे करने वाले हो। अब मुझे बताओ ये हालत, अब ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं क्या? ये आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद कंपनी आगे आने वाले 12 महीनों में बंद हो जाए। ये ऐसे इवेंट्स हैं जो डाउट रेज कर रहे हैं गोइंग कंसर्न पे। तो ये कौन से इवेंट्स पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल इवेंट्स। जैसे कंपनी ने फिक्स्ड टर्म बोरोइंग्स लिए हुए हैं, मैच्योरिटी डेट आ रही है और एंटिटी के पास कोई प्लान नहीं है कैसे पे करना है, करंट लाइबिलिटी पोजीशन खराब है, कंपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ले रही है लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए, कब तक कर चलेगा ये? इंडिकेशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी अब आपको कोई तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे, क्रेडिटर्स भी पेमेंट मांग रहे हैं। तो लाइबिलिटी में और क्या आता है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स भी किसी भी तरीके का आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे रहे। अब नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिक और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। अच्छा, नेगेटिव लाइबिलिटी में क्या हो जाता है? अगर आप लॉस करोगे तो यही आएगा। तो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आपके क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, इन टोटल ऑडिटर के एक जो की इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो सारे क्या हैं? एडवर्स है। और डी 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 क्या? अरियर्स इन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, अरियर्स और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड दे नहीं पा रही, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, मान लो कंपनी ने हो सकता है डिविडेंड डिक्लेयर किया हो पर दे नहीं पा रही, तो हालत खराब है, इससे इंडिकेट हो रहा है अरियर्स या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड। डी, इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन ड्यू डेट, आप ड्यू डेट पे पैसा पे नहीं कर पा रहे, एक तो डिविडेंड के अरियर्स हैं, ऊपर से आप ड्यू डेट पे जो है क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पा रहे हो। कहता है आप लोन अग्रीमेंट के टर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे, लोन आपने लिया हुआ है अब उसको पे करना है प्रिंसिपल अमाउंट को, तो आप उनके टर्म्स को कंप्लाई नहीं कर पा रहे। डिटोरेशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू जनरेट कैश फ्लो, अब ये जो एसेट है, एसेट के वैल्यू भी क्या हो रहे हैं? डिटोरेट हो रहे हैं। एंड ऑपरेटिंग लॉसेस, कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं, बेसिकली कंपनी के ऑपरेशन से कंपनी पैसा नहीं कमा रही बल्कि लॉसेस हो रहे हैं, और ऊपर से जो एसेट्स की वैल्यू भी क्या हो रही है? डिटोरेट हो रही है। उसके बाद क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शन विद सप्लायर्स, चेंज हो गया है, जो सप्लायर्स आपको क्रेडिट पे सामान दे रहे थे अब वो चेंज कर दिए हैं, क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, किसके साथ? सप्लायर के साथ। तो मुझे बताओ ये कौन से इंडिकेटर्स हैं? ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं। सारे बच्चे मुझे बताएंगे। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाना चाहिए। कैसे? लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है आप बताओ। एल फॉर लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी से क्या हो गया? नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन या नेट लाइबिलिटी पोजीशन। लाइबिलिटी साइड में आ जाता है बोरिंग्स, तो फिक्स टर्म बोरिंग्स अपनी मैच्योरिटी अप्रोच कर रही है और आपके पास कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं है पे करने का। क्रेडिटर, क्रेडिटर ने भी आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर लिया है। नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कंपनी के कैश फ्लोज बिल्कुल क्या हो गए हैं? नेगेटिव हो गए हैं। लाइबिलिटी में और क्या क्या आएगा? नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। और क्या है बेटा? डी डी डी, दैट इज ड्यू डेट पे कंपनी पैसा दे नहीं पा रही, ड्यू डेट पे कंपनी क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पा रही, लोन के टर्म्स को पूरा नहीं कर पा रही, कंपनी अरियर्स हो गए हैं डिविडेंड के, डिविडेंड आप नहीं दे पा रहे, देयर आर अरियर्स ऑफ डिविडेंड एंड डिटोरेशन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स यूज्ड टू जनरेट कैश, तो डिटोरेशन हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एंड एक लास्ट क्या है? चेंज हो गया है फ्रॉम क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी, सप्लायर ने ट्रांजैक्शंस का जो नेचर है वो चेंज कर दिया कि भैया अब क्रेडिट नहीं कैश ऑन डिलीवरी पे काम होगा। तो ये क्या हो गए बेटा? फाइनेंशियल इवेंट्स हो गए। अब कौन से होते हैं? ऑपरेटिंग इवेंट्स। ये ऐसे इवेंट्स हैं अगर ये हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद कंपनी बंद हो जाएगी, मतलब ये इंडिकेटर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कंपनी आगे 12 महीने में शायद बंद हो जाए, गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाए, ये वो इंडिकेटर्स है। तो पहले आपने फाइनेंशियल इवेंट्स पढ़े, अब ऑपरेटिंग इवेंट्स। ऑपरेटिंग इवेंट्स, मुझे एक बात बताओ,
किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए 2 चीजें आपके कंपनी में होनी पड़ी। क्या? लेबर होना पड़ा, सप्लाईज होनी पड़ी। दोनों ही नहीं हो रही है। ऑपरेटिंग इवेंट्स में गड़बड़ क्या हो रहा है? लेबर की डिफिकल्टी है, लेबर नहीं है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज, इंपॉर्टेंट सप्लाईज का आपके पास शॉर्टेज है, रॉ मटेरियल का भी शॉर्टेज है। 2 चीज चाहिए, लेबर और सप्लाई, दोनों का ही शॉर्टेज है। अच्छा, और अब बाहर बाहर मार्केट, आपने मेजर मार्केट को, ये तो 2 चीजें कंपनी के अंदर नहीं है, वो है वो। अब बाहर क्या हो रहा है? मार्केट में क्या हो रहा है? कंपनी का मेजर मार्केट, की कस्टमर्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइज वगैरह लॉस हो गया। लॉस ऑफ मेजर मार्केट, कस्टमर्स, फ्रेंचाइज। कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं मार्केट में, तो कहता है हाईली सक्सेसफुल मार्केट के कॉम्पिटिटर्स आ गए। तो बाहर क्या हो रहा है बेटा? बाहर हो रहा है मार्केट, एक तो लॉस हो गया और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए। तो आपकी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, की मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया? की मैनेजमेंट भी छोड़ के चली गई बिना रिप्लेसमेंट के। तो की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कंपनी को लिक्विडेट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट का इंटेंशन है कंपनी को लिक्विडेट करने का। तो मैंने आपको ना इन पॉइंट्स को कैसे याद करवाया। कंपनी के अंदर 2 गड़बड़ क्या हो रही है? लेबर की शॉर्टेज, सप्लाई की शॉर्टेज। बाहर गड़बड़ क्या हो रही है? मार्केट लॉस हो गया, दूसरा कॉम्पिटिटर्स आ गए। फिर आपकी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया लिक्विडेट कर देते हैं। तो की मैनेजमेंट से आपको याद आ जाएगा कि की मैनेजमेंट का लॉस हो गया, अब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड दूसरा क्या है? लिक्विडेट हो रही है। मैनेजमेंट का इंटेंशन है कंपनी को, एंटिटी को लिक्विडेट करने का। अदर इवेंट्स क्या होते हैं? अदर इवेंट्स में आ जाएगा लॉ रेगुलेशंस में बदलाव हो गया, जिसकी वजह से आपकी एंटिटी पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। आप जो भी चीज, मान लो आप अल्कोहल बेचते थे, अल्कोहल पे बैन हो गया, लॉ चेंज हो गया, जिसकी वजह से तुम्हारी एंटिटी पे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। अंडर इंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ्स। अब आपने पूरा, कैटास्ट्रॉफ्स मतलब कुछ कलामिटी आ गई, तो आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखा, पूरा इंश्योरेंस नहीं ले रखा, या अंडर ले ही नहीं रखा व्हेन दे अकर, तो अब आपकी कंपनी को बंदी होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री वगैरह मान लो जल गए, फायर लग गई। तो अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ्स व्हेन दे अकर, आपकी कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही कैपिटल, स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से। आपकी कंपनी कंप्लाई नहीं कर पा रही विद दी स्टैट्यूटरी या अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, है ना। नॉन कंप्लायंस विद दी कैपिटल और अदर स्टैट्यूटरी, मतलब बेसिकली जो कंपनी को सॉल्वेंसी रिक्वायरमेंट होती है, हर कंपनी में लिक्विडिटी, जितनी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। नॉन कंप्लायंस विद कैपिटल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आपके अगेंस्ट बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, मतलब आपके ऊपर बहुत सारे केसेस वगैरह पेंडिंग है, और अगर ये केसेस आप हार गए, मतलब अगर ये सामने वाली पार्टी जीत गई सक्सेसफुल, आपको बहुत क्लेम्स देने पड़ेंगे जो एंटिटी दे नहीं पाएगी, और कंपनी बंद करनी पड़ेगी, एंटिटी बंद करनी पड़ेगी। तो अदर्स में क्या आ जाता है? लॉ में चेंजेस which is adversely affecting the entity, uninsured and underinsured catastrophes। आपके अगेंस्ट बहुत सारे पेंडिंग लीगल रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स है, अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो आपको क्लेम्स देने पड़ेंगे जो आप दे नहीं पाओगे। एंड आपकी कंपनी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई ही नहीं कर पा रही, हालत बहुत ही खस्ता है। तो ये अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस हैं। तो आपने अभी क्या पढ़ा मेरे साथ? 3 तरह के इवेंट्स पढ़े, फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स। तो अगर ये इवेंट्स ऑडिटर को दिखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये एक इंडिकेटर है कि शायद एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे डाउट आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑडिटर को कंक्लूड करना होता है। जो सबूत उसे मिले हैं, सबूतों के बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करेगा। क्या कंक्लूड करेगा? कि कोई ऐसे इवेंट्स हैं क्या जो डाउट रेज कर रहे हैं गोइंग कंसर्न पे। तो आपने अभी अभी पढ़ा कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो डाउट रेज करते हैं गोइंग कंसर्न के ऊपर। कहता है मैनेजमेंट जो असेसमेंट करता है ना गोइंग कंसर्न की, वो मिनिमम 12 महीने का करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये जो मैनेजमेंट असेसमेंट करता है ना कि गोइंग कंसर्न को हमें अजम्पशन को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट का ये अजम्पशन मिनिमम कितने महीने का होना चाहिए? 12 महीने का होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना तो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। कहता है अगर मैनेजमेंट का असेसमेंट गोइंग कंसर्न का 12 महीने से कम पीरियड का है, तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि एजम्पशन कम से कम 12 महीने का तो कीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ 31 मार्च से, आप कम से कम आगे आने वाले 12 महीने का एजम्पशन तो कीजिए, असेसमेंट तो कीजिए। ठीक है, ओके। अब कहता है देखो, अगर ये इवेंट्स ऑडिटर को मिल जाते हैं, अगर ये इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स, अदर इवेंट्स, अगर ऑडिटर को ये इवेंट्स दिख रहे हैं, लेट्स से ऑडिटर को दिख रहा है कि लेबर का शॉर्टेज है, ऑडिटर को दिख रहा है कि यार कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की मैच्योरिटी डेट आ रही है और कंपनी के पास कोई रियलिस्टिक प्लान नहीं है पैसा पे करने का, या क्रेडिटर्स भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो अगर ऑडिटर को ऐसे इवेंट्स दिख रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेगा। अगर ऐसे इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो व्हेन सच इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड, तो ऑडिटर क्या करेगा? अपनी तरफ से एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेगा, ये पता लगाने के लिए कि सच में ये बात कितनी बड़ी है,
कि सच में एंटिटी 12 महीने में इन इवेंट्स की वजह से बंद हो सकती है क्या, तो ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करेगा। अगर आप सबसे पहले तो क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करोगे, अगर मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट नहीं किया है गोइंग कंसर्न का, तो आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि भाई क्या कर रहे हो, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया बिना गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किए, हमें ऐसे इवेंट्स दिख रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी कंपनी शायद 12 महीने में बंद हो जाए, गोइंग कंसर्न पे डाउट दिख रहा है। आप सबसे पहले तो असेसमेंट कीजिए। तो आप सबसे पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप असेसमेंट कीजिए। इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि तुम्हारी कंपनी की हालत तो देखो टाइट लग रही है, तुम्हारा क्या फ्यूचर एक्शन है हमें बताइए। तो ऑडिटर फिजिबिलिटी चेक करेगा। मैनेजमेंट से आप पूछोगे, इवैल्यूएट करोगे कि फ्यूचर में आप क्या-क्या करने वाले हो, आपका फ्यूचर एक्शन प्लान बताइए। और ऑडिटर देखेगा कि क्या है मैनेजमेंट का प्लान, रियलिस्टिक है कि नहीं। आप कैश फ्लो फोरकास्ट, जो एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, उसका एनालिसिस करोगे। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कैश फ्लो फोरकास्ट बनाने के लिए जो डेटा यूज हुआ है, क्या वो डेटा रिलायबल है क्या? और जो भी अजम्पशन यूज हुए हैं कैश फ्लो फोरकास्ट को बनाने के लिए, क्या ये अजम्पशंस जो है इसके पीछे एडिक्वेट सपोर्टिंग्स है ना? तो ऑडिटर मैनेजमेंट का फ्यूचर एक्शन प्लान देखेगा। ऑडिटर देखेगा मैनेजमेंट जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है उसका आप एनालिसिस करोगे। कैश फ्लो फोरकास्ट जो प्रिपेयर्ड है आप ये देखोगे कि उसमें क्या अजम्पशंस यूज किए हैं, क्या उन अजम्पशंस के पीछे एडिक्वेट सपोर्टिंग है क्या? क्या ये जो अजम्पशन यूज किए गए हैं, जो डेटा जिन डेटा को यूज करके आपने ये कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, क्या ये डेटा रिलायबल है क्या? कंसिडर एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट मेड अवेलेबल पोस्ट गोइंग कंसर्न असेसमेंट। मैनेजमेंट ने जब गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया था, तब से अब तक अगर कोई नई इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स का पता चला है, ऑडिटर उनको कंसिडर करेगा और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, कि आप लिख कर दे दो कि आपने आपके हिसाब से सब सही है, तो आप रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, जो 5 ऑडिट प्रोसीजर आपने पढ़े, ये ऑडिटर कब करता है? जब ऑडिटर को कुछ फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इवेंट्स ऐसे दिख रहे हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज कर रहे हैं। आप मैनेजमेंट से बोलोगे पहले तो आप गोइंग कंसर्न का अजम्पशन कीजिए, आप कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करेंगे, आप फ्यूचर एक्शन प्लान देखेंगे, आप ये देखेंगे कि जब गोइंग कंसर्न असेसमेंट हुआ था, मान लो अगर पहले ही हो गया, तो उससे अब तक कोई नई इंफॉर्मेशन पता चली क्या? मैनेजमेंट से आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लोगे गोइंग कंसर्न को लेकर। ठीक है, ओके। अभी इधर आइएगा, ये तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? ऑडिटर का कंक्लूजन। ऑडिटर शैल, चलिए, ये है रिपोर्टिंग। तो अगर मैं आपको बताऊं, एक मिनट, मैं अगर आपको बताऊं, ये पूरा का पूरा ऐसे है ना बेटा, डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? ऐसे 570 जो गोइंग कंसर्न का है, ये कैसे डिवाइडेड है मैं आपको अगर बताऊं, ऐसे 570 किस पे? गोइंग कंसर्न पे। इसमें ऑडिटर के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ऑडिटर को ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज किया है, क्या ये अप्रोप्रिएट है क्या? ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत इकट्ठे करने हैं, पहला तो ये। ऑडिटर को कंक्लूड करना है कि क्या कोई ऐसे इवेंट्स हैं क्या जो गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज करते हैं। और तीसरी चीज, ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, अब पहला पॉइंट जो है ऑडिटर को, जिसमें ये चेक करना है कि मैनेजमेंट ने अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन यूज किया है, तो क्या ये अजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करता है ना, तो ऑडिटर ये भी देखता है, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स करता है ये देखने के लिए कि गोइंग कंसर्न का अजम्पशन जो मैनेजमेंट ने यूज किया है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। आप कैसे देखते हो? आप ये देखते हो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया कि नहीं गोइंग कंसर्न का। असेसमेंट किया या नहीं किया? नहीं किया तो आप मैनेजमेंट से पूछते हो क्या बेसिस यूज किया। फिर उसके बाद ये कंक्लूड करना है, तो कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो गोइंग कंसर्न पे डाउट रेज करते हैं? फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स। अगर ये इवेंट्स ऑडिटर को मिल गए, जब आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो और आपको ऐसे इवेंट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ऑडिटर अलर्ट हो जाएगा कि अरे यार हो सकता है गोइंग कंसर्न पे डाउट हो। तो ऑडिटर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा जो आपने अभी अभी पढ़े, जिसमें आप कैश फ्लो फोरकास्ट देखते हो, फ्यूचर एक्शन प्लान देखते हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हो, अगर मैनेजमेंट ने अभी तक असेसमेंट नहीं किया तो रिक्वेस्ट करते हो असेसमेंट का। और तीसरी चीज है रिपोर्टिंग। तो ऑडिटर कंक्लूजन कैसे देता है वो देखना। देखो, इधर आइएगा। तो कहते हैं, देखो इधर आइएगा, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है, व्हेन इन द ऑडिटर्स जजमेंट अ मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है
कि कुछ अनसर्टिनिटीज तो है जिसकी वजह से हो सकता है गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट आ जाए। अगर मटीरियल अनसर्टिनिटीज एग्जिस्ट करती है, मान लो ऑडिटर को कुछ ऐसे इवेंट्स दिखे हैं जो मटीरियल अनसर्टिनिटीज जिसने एग्जिस्ट कर रही है, जिससे ऑडिटर को लग रहा है हो सकता है गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाए। अगर मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट कर रही है, एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले ना बल्कि आप एक मिनट, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले एक मिनट आप इधर आएंगे। एवरीबडी इस पॉइंट पे आएंगे, सॉरी, पहले इसको पढ़ो, पहले इससे इजी होगा, पहले इससे रिपोर्टिंग समझो। कहता देखो, अगर सबसे पहले मैनेजमेंट को लगता है, सॉरी ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न ऑफ बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, अगर ऑडिटर को लगता है कि यार मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न यूज किया है ना, करना ही नहीं चाहिए था, इनअप्रोप्रिएट है, तो ऑडिटर क्या दे देगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा। ऑडिटर कौन सा ओपिनियन दे देगा, एडवर्स ओपिनियन दे देगा। अगर ऑडिटर को लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट तो है, गोइंग कंसर्न ही यूज करना चाहिए था, अप्रोप्रिएट तो है, पर मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, पर कुछ कुछ ऐसी ऐसी अनसर्टिनिटीज है जिसकी वजह से हो सकता है गोइंग कंसर्न पे डाउट आ रहा हो, पर गोइंग कंसर्न बेसिस जो है अकाउंटिंग का वो ठीक यूज किया है। तो कहता है देखो, अगर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट, अगर गोइंग कंसर्न यूज करना बिल्कुल ऑडिटर को ठीक लग रहा है, पर कुछ कुछ मटीरियल अनसर्टिनिटीज भी एग्जिस्ट करती है, तो ऑडिटर ये देखेगा क्या एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है क्या इन मटीरियल अनसर्टिनिटीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या मैनेजमेंट ने इन अनसर्टिनिटीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ठीक तरह से डिस्क्लोज किया है। अगर किया है, यस किया है, तो ऑडिटर अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में एक हेडिंग देगा मटीरियल अनसर्टिनिटीज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और उसमें ऑडिटर सारे अनसर्टिनिटीज, ऑडिटर अटेंशन ड्रॉ करेगा उन सारे इवेंट्स पे, कंडीशंस पे जो मटीरियल अनसर्टिनिटी क्रिएट कर रहे हैं, डाउट रेज कर रहे हैं ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैनेजमेंट ने मटीरियल अनसर्टिनिटीज को डिस्क्लोज किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर दिया है, तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट हेडिंग देगा मटीरियल अनसर्टिनिटीज रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और ऑडिटर सारे उन इवेंट्स कंडीशंस के बारे में लिखेगा जो कहीं ना कहीं मटीरियल अनसर्टिनिटीज पैदा कर रहे हैं, जिनकी वजह से डाउट आ रहा है किसका, गोइंग कंसर्न के ऊपर। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर मान लो मटीरियल अनसर्टिनिटीज है और उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, तो ऑडिटर या तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देगा एज पर एस 705, और ऑडिटर बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन के पैराग्राफ में स्टेट करेगा कि मटीरियल अनसर्टिनिटीज एक्सिस्ट करती है जो डाउट रेज कर रही है गोइंग कंसर्न पे और जिसका डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएटली नहीं दिया। तो अगर मैं आपको इस पैराग्राफ पे लेके जाऊं तो ये समअप करता है पूरी चीज को। अगर गोइंग कंसर्न का अजम्पशन अप्रोप्रिएट ही नहीं था तो आप एडवर्स ओपिनियन दे देते हो। अप्रोप्रिएट तो था पर कुछ मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, अगर इन मटीरियल अनसर्टिनिटीज का एडिक्वेट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ये स्टेट कर देता है, बेसिकली ऑडिटर एक सेपरेट हेडिंग देके स्टेट कर देता है कि क्या इवेंट्स और कंडीशंस है दैट आर रेजिंग डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो ऑडिटर एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा और ऑडिटर अपने बेसिस के पैराग्राफ में ये लिखेगा क्या कि क्योंकि मटीरियल अनसर्टिनिटीज थे और उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसकी वजह से मैंने ये क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दिया है। ठीक है, और अगर मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा। ठीक है, अगर कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी सही नहीं, गोइंग कंसर्न का असम्पशन यूज करना बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी नहीं है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दोगे। मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है तो फिर आपको क्या देने की जरूरत होती है, डिस्क्लोजर देने की जरूरत होती है। तो ये तो छोटे में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डिटेल में इस चीज को लिखा है। आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं। तो ये था आपका एसे विच वाज ऑन गोइंग कंसर्न विच इज एसे 570। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको जितना क्लैरिटी दे सकूं इस एसे पे दूं। रिविजन हम कर रहे हैं, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि डिटेल में रिविजन हो जाए ताकि आपके जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जहां पे भी वीक है वो क्लियर हो जाए। तो दिस वाज एसे 570 फॉर यू, जिसमें आपने सारे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एंड अदर इवेंट्स पढ़ लिए, जहां पे आपने रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, जैसे आपने ये रिपोर्टिंग देखी कि अगर गोइंग कंसर्न को यूज करना अप्रोप्रिएट ही नहीं है तब तो आपने दे दिया एडवर्स, अप्रोप्रिएट है और कोई मटीरियल अनसर्टिनिटीज नहीं है तो अनमॉडिफाइड,
मटीरियल अनसर्टेनिटीज है तो फिर आप देखोगे एडिक्वेट डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ। हुआ है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, नहीं हुआ तो क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन। साथ साथ में यहां पे आप स्टेट करते हैं सेपरेट हेडिंग में, यहाँ पे आप बेसिस में बताते हैं। तो आई होप आपको ये चीज कवर हो गई है। चलिए, ऑल राइट, तो दिस वाज एसे 570 फॉर यू गाइस। आई होप एसे 570 पे आपको अच्छी क्लैरिटी मिली हो। नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट एसे, राइट। तो चलिए, आई होप आपको नेक्स्ट एसे पे और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, ओके, बाय बाय।